रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर टेंशन चालू हैं। हमारे को पता है कि रशिया के जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पे स्टेशनड हैं और रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने लोहास्क और डोनेस्क की इंडिपेंडेंस को घोषित करा है। दो यूक्रेन के एरियाज हैं जो उन्होंने बोला है कि वो अब से यूक्रेन का हिस्सा नहीं माने जाएंगे बल्कि उनको इंडिपेंडेंट देश की तरह कंसिडर किया जाएगा। इस बीच जब व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया, अभी मैं आप पे दिखाऊंगा कि एक पूरा मसला क्या है। जब व्लादिमीर पुतिन ने इसको लेकर बयान दिया तो इमीडिएटली उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई। आपको पता है कि इंडिया जो है 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। 2022 के एंड में 23 के शुरुआत में इंडिया की वो नॉन परमानेंट मेंबरशिप खत्म हो रही है। तो अभी यूक्रेन के मसले पे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट बैठक बुलाई गई तो उसमें इंडिया की तरफ से भी एक बयान आया। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमारे को समझनी है जीएस मेंस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने किस प्रकार की डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज करा, उसका क्या महत्व है, हमने यूएस की साइड ली या रशिया की साइड ली, यूक्रेन की साइड ली या फिर फ्रांस और जर्मनी को फेवर करा, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको लेके इंडिया का क्या स्टैंड था, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। प्रेजेंटेड बाय मी मोहित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। ऑल्सो 25 फरवरी तक अनअकैडमी का ऑफर जहां पे आपको 5,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑन प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस एंड 10,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑन आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस। ये जो पर्टिकुलर डिस्काउंट है दिस इज ओवर एंड अबव द 10% डिस्काउंट जो आपको रेफरल कोड यूज करके मिलेगा। ऑल्सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है, ओपन हाउस, स्टडी प्लानर, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप विद पर्सनल कोचेस। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 23 फरवरी से इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। कोई भी आपको डाउट है आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके सारे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ऑप्शनल के बैचेस तो शुरू हो ही रहे हैं, साथ के साथ अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज है 23 फरवरी तक अगर आप अनअकैडमी लाइट के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो, you'll get 50% ऑफ ऑन दैट। यहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जीएस और सीसैट के डिटेल्ड मॉक टेस्ट और साथ में उनके सोल्यूशन भी। बाकी संडे को तो 11 बजे कॉम्बैट होता ही है, तो 27 फरवरी को सुबह 11 बजे अपना कॉम्बैट होने वाला है, सो डू एनरोल फॉर दैट, राइट। ये है रशिया और रशिया के बॉर्डर से लगता हुआ एक देश यूक्रेन। यूक्रेन में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहां पे रशिया से चिपकते हुए। रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूक्रेन के, एक है लुहांस्क और एक है डोनेस्क। लुहांस्क और डोनेस्क इधर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूक्रेन के रशिया के बॉर्डर पे। इन एरियाज में, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, लुहांस्क में और डोनेस्क में, लुहांस्क में और डोनेस्क में 2 छोटे छोटे एरियाज हैं जो रिबेल्स, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी लोगों ने कैप्चर करे हुए हैं। यहां पे 2 एरियाज हैं जहां पे जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको रशिया सपोर्ट करते हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, अलगाववादी का मतलब जो अपना खुद का देश बनाना चाहते हैं। तो यहां पे यूक्रेन के ईस्टर्न हिस्से में रशिया से चिपकते हुए 2 छोटे छोटे एरियाज हैं लुहांस्क और डोनेस्क में। देखो, लुहांस्क जो है वो एक बड़ा स्टेट है, उसके अंदर एक छोटा सा एरिया है जो सेपरेटिस्ट ने होल्ड करा हुआ है। डोनेस्क जो है वो एक बड़ा स्टेट है और उस डोनेस्क में एक छोटा सा एरिया जो सेपरेटिस्ट ने होल्ड करा हुआ है। मतलब कि लुहांस्क और डोनेस्क में मिला के सेपरेटिस्ट ने एक छोटा सा एरिया जो है यहां पे होल्ड करा हुआ है। ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये रशियन बैक्ड हैं। रशियन बैक्ड का मतलब रशिया जो है इनको हथियार और असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये जो सेपरेटिस्ट हैं ये कहते हैं कि हमारे को एक सेपरेट कंट्री बनानी है, हमारे को यूक्रेन में नहीं रहना। रशिया, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ये बोला कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये अब से एक सेपरेट देश माना जाएगा जिसे कहा जाएगा लुहांस्क एंड डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक। लुहांस्क एंड डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको एक सेपरेट देश माना जाएगा। मतलब कि ये जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने लुहांस्क और डोनेस्क में एक एरिया होल्ड करा हुआ है, इसको यूक्रेन से निकाल के एक सेपरेट देश, एक इंडिपेंडेंट देश बनाया जाएगा, ऐसा व्लादिमीर पुतिन का मानना है। और इस मसले को लेके यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चालू है। जब व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि इस पूरे एरिया को एक सेपरेट कंट्री माना जाएगा, इस पूरे एरिया को एक सेपरेट देश माना जाएगा, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अर्जेंट बैठक बुलाई गई। मीनवाइल मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पे रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे इधर रशिया ने अपने 70,000 से ज्यादा ट्रूप्स स्टेशन करे हुए हैं। मतलब कि रशिया की जो आर्मी है वो यहां पे स्टेशनड है, यहां पे रशिया के सोल्जर्स जो है स्टेशनड है। मीनवाइल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और नेटो के जो दूसरे देश हैं उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि हम अपनी आर्मी को, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इधर यूक्रेन में स्टेशन कर देते हैं। अमेरिका, जो बाइडन, फ्रांस और बाकी देशों ने बोला कि यूक्रेन को हमारे सपोर्ट की जरूरत है,
और हम यहां पे अपने ट्रूप्स भेज देते हैं यूक्रेन की रक्षा के लिए। बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि यूएस, फ्रांस, जर्मनी जो हमेशा से ही रशिया के खिलाफ रहे हैं, उनको यूक्रेन के माध्यम से एक मौका मिल गया रशिया के खिलाफ एक्ट करने का। उनको एक मौका मिल गया कि हां, अगर हमारे को रशिया को दबाना है तो ये सही अपॉर्चुनिटी होगी, यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेज सकते हैं और रशिया के साथ यहां पे दो दो हाथ किए जा सकते हैं। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ऑब्वियसली आपको एग्जाम में थोड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करनी है। क्या लैंग्वेज होगी वो मैं अभी बताने वाला हूं अगले स्लाइड में। बट यहां पे आप ये समझिए कि किस प्रकार से कंफ्लिक्ट अनफॉल हो रहा है। रशिया ने यहां पे ट्रूप स्टेशन कर दिए और मीनवाइल अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ये कहते हैं कि यूक्रेन को नेटो में ले आते हैं और यहां पे नेटो फोर्सेस को स्टेशन कर देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, व्लादिमीर पुतिन को यह बात पसंद नहीं आएगी कि यूएस जो है अपनी आर्मी इधर भेज रहा है। आपको पता है कि यूएस और रशिया शुरू से ही दुश्मन रहे हैं, तो अगर यूएस अपनी आर्मी को इधर यूक्रेन में भेज देगा, यूएस अपनी आर्मी को इधर यूक्रेन में भेज देगा, यूएस अगर अपनी आर्मी को इधर यूक्रेन में भेज देगा तो रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ जाएगा। रशिया कहेगा कि यूएस की आर्मी जो है एकदम मेरे बगल वाले देश में है, कभी भी वो रशिया में घुस के हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो रशिया को एक खतरा है, जिस वजह से रशिया ने अपने ट्रूप्स यहां पे स्टेशन करे हैं। मीनवाइल यूएस ये कहता है कि हम यूक्रेन में अपने ट्रूप्स इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि रशिया जो है वो अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेज के उसे एनेक्स करना चाहता है। रशिया जो है अपने ट्रूप्स को यूक्रेन में भेज के उस पर कब्जा करना चाहता है, जो कि यूरोप की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड जो हैं, यूएस और यूक्रेन वाली साइड और रशिया वाली साइड, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है, यूएस कहता है रशिया की वजह से शुरू हुई है, रशिया कहता है यूएस की वजह से शुरू हुई है। ऐसे में आपको पता है कि इंडिया जो है उसका यूएस और रशिया दोनों के साथ ही काफी अच्छा स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी लड़ाई में जहां पे दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट बैठक हुई, इसमें इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, हमारे को यह समझना है। तो बैकग्राउंड हमारे को समझ आ गया कि ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे क्या चल रहा है, लुहांस्क और डोनेट्स्क में क्या चल रहा है, यूएस का क्या मानना है और व्लादिमीर पुतिन रशिया का क्या मानना है, ये हमने देख लिया। अब हम ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस मसले में क्या कहती है। तो आपको पता है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो रशिया में भी है और इंडिया का इंटरेस्ट यूएस, फ्रांस और दूसरे जो वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं इंक्लूडिंग जर्मनी, यूके, वहां पे भी इंटरेस्ट है। तो बेसिकली आज की जो लड़ाई हो रही है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रशिया एक साइड है और दूसरी तरफ है यूक्रेन, और यूक्रेन का साथ दे रहा है यूएस, फ्रांस और दूसरे वेस्टर्न यूरोपियन देश। इंडिया ना तो रशिया के साथ अपने रिलेशंस खराब कर सकता है और ना ही यूएस, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन देशों के साथ अपने रिलेशंस खराब कर सकता है। आपको पता है कि हमारे 60 to 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, हमारे 60 to 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आते हैं। आज की तारीख में भी हमारी जो मोस्ट ऑफ द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के इक्विपमेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रशियन कंपोनेंट लगा हुआ है। दूसरी साइड फ्रांस से हम रफाल खरीद रहे हैं, यूएस से हमने बेका, कोमकासा और लेमोआ जैसे सिग्निफिकेंट अग्रीमेंट साइन करे हैं। यूएस के साथ हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज, अपाचे और चेनुक हेलीकॉप्टर्स और दूसरे प्रकार के डिफेंस रिलेशंस जो हैं वहां पे यूएस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ जर्मनी और फ्रांस के साथ, यूएस के साथ इंडो पैसिफिक एरिया में कोलैबोरेशन चालू है चाइना को रोकने के लिए, और यूएस और इंडिया तो क्वाड का पार्ट भी हैं ही। कहने का मतलब है कि रशिया की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और फ्रांस, यूएस, जर्मनी की अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और हम दोनों ही साइड से अपने रिलेशंस खराब नहीं कर सकते। तो यहां पे सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने सबसे पहले यह बोला कि देखिए, हम नॉन अलाइनमेंट और पंचशील प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि ना तो हम रशिया की साइड हैं और ना ही हम यूएस, फ्रांस और यूक्रेन की साइड हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों साइड्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस बने रहें और पंचशील के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। पंचशील प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो नॉन अग्रेशन रखें, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें, और जितनी भी बातचीत करनी है वो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू सॉल्व किया जाए। जितना भी कंफ्लिक्ट है उसे डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जाए। हथियारों की, आर्मी की, वॉर की यहां पे कोई एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और दोनों को ही एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पहली बात। इसके अलावा इंडिया ने कहीं पे भी पूरे के पूरे अपने सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में रशिया को खराब नहीं बताया। बेसिकली जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न देश हैं उन्होंने डे वन से ये बोला है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो ये टेंशन्स के जो है क्रिएटर हैं, रशिया की वजह से सारी की सारी टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, और कहीं ना कहीं वो देश हमसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम भी रशिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन इंडिया ने पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करा, एक बार भी ये नहीं बोला कि रशिया ने कुछ गलत काम किया है। तो ये हमारी डिप्लोमेसी है यहाँ पे कि हम
रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने सिंपली ये बोला कि आप लोगों की जो भी टेंशन है उसका डी एस्केलेशन होना चाहिए एट द अर्लीस्ट। ये कीवर्ड यूज किया गया हमारे एम्बेसडर द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेंशन है उनका डी एस्केलेशन होना चाहिए, वो भी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। क्यों? यूएस और फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर यहां पे एस्केलेशन ऑफ टेंशंस हो गया तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, और हम वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर वॉर हो। इस वजह से इंडिया ने बोला कि आपको रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको अपने आप को रोकना चाहिए। यू शुड प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट रिस्ट्रेन एंड यू शुड प्रैक्टिस डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस यूजिंग द डिप्लोमेटिक मींस। मतलब कि डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए आपको टेंशन को रिड्यूस करना है। साथ के साथ इंडिया ने बोला कि हम 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं यूक्रेन में, जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं। बेसिकली यूक्रेन के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो काफ़ी फेमस हैं, और हमारे यहाँ के अप्रॉक्सीमेटली 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो उधर यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। इंडिया ने बोला कि ये जो रशिया ने अपने ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दिए हैं और जो यहाँ पे एस्केलेशन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे इंडियंस वहाँ पे सेफ रहें। वो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया ब्लेम कर रहा है नेटो को और यूएस को, और यूएस ब्लेम कर रहा है रशिया को। इंडिया ने कहीं पे भी किसी को भी ब्लेम नहीं करा, ना ही नेटो को ना ही रशिया को। मतलब कि ये हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है कि हमने किसी को भी ब्लेम नहीं करा। हमने सिंपली ये बोला जो भी मसला है हमारे को उससे मैटर नहीं है, आप बस यहां पे मिलिट्री कंफ्लिक्ट एस्केलेट ना करो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है डिप्लोमेटिकली उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मतलब कि इंडिया ने कहीं पे भी रशिया को और कहीं पे भी नेटो को ब्लेम नहीं करा। मतलब कि इंडिया ने एक मिडिल पाथ फॉलो करने की कोशिश करी। तो ये हो गया इंडिया का स्टैंस। यहां पे एक ब्रॉडर क्वेश्चन और उठता है कि देखिए, अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो उसका जो टास्क है वो है दुनिया में सिक्योरिटी बनाए रखना, और उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स ही आपस में कंफ्लिक्ट में लगे रहेंगे तो दुनिया की सिक्योरिटी सिचुएशन खराब ही होगी। ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है ये हमारे को दिखाता है कि हमारे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि जिन देशों को हमें लगा था कि वो सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे, जो दुनिया के 5 पावरफुल देश थे, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, हमें लगा था कि वो दुनिया की सिक्योरिटी को मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो रशिया हो, या फिर चाइना भी सब जगह पे कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। कहने का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर कंफ्लिक्ट है ये हमारे को एक सिग्नल देता है कि हमारे को सिक्योरिटी काउंसिल को जल्द से जल्द रिफॉर्म करना चाहिए एंड वी शुड मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये थी इंडिया की स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल में और इंडिया का स्टैंड यूक्रेन क्राइसिस पे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मदद गुप्ता डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।